हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS2 2019 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 3। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि ये किस महीने के करंट अफेयर्स आपने शुरू किए हैं। तो हमने करंट अफेयर्स शुरू किए हैं फेब के। सबसे पहले फेब के करंट अफेयर्स हमने शुरू किए हैं, तो फेब से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, तब तक हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। इसके अलावा CDS और CAPF का प्रेपरेशन ग्रुप व्हाट्सएप का शुरू हो चुका है। व्हाट्सएप नंबर है 8699247491। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रेल दृष्टि लॉन्च्ड रिसेंटली बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने अभी अभी रेल दृष्टि लॉन्च किया था। तो रेल दृष्टि है क्या, वही इस क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। रेल दृष्टि क्या है? एक डैशबोर्ड है। किस वजह से रेल दृष्टि डैशबोर्ड क्यों लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने? इस वजह से कि ट्रांसपेरेंसी आ सके और रेलवे के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह जो है डिजिटली इकट्ठा किया जा सके, जहां से सारे लोग उसको देख सके और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो इस वजह से रेल दृष्टि को डैशबोर्ड जो है, रेल दृष्टि डैशबोर्ड, वो लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है आपको पूछे जाने के। किस पर बेस्ड है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, OIC। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया को 50 साल के बाद एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की मीटिंग में बुलाया गया था, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, जिसमें सुषमा स्वराज जी गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन। तो आपने ये बताना है आज मुझे कमेंट बॉक्स में कि यूनाइटेड नेशन की कितनी कंट्रीज मेंबर है और रिसेंटली कौन सी कंट्री ने, लेटेस्ट कौन सी कंट्री यूनाइटेड नेशन की मेंबर बनी है। दूसरी चीज, OIC जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें 57 कंट्रीज जो है इसका हिस्सा है। आगे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन बनी कब थी। दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट हो गई ठीक। OIC वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। नहीं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन थी वो बनी थी 1969 में। मोरक्को की कैपिटल है रबत। वहां पर मीटिंग हुई थी पहली बार। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है बनी थी। ईयर याद रखना है, मोरक्को याद रखना है, मोरक्को की कैपिटल याद रखनी है क्योंकि ये कैपिटल आपको CDS के साथ साथ FCAT में के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हो गई दूसरी बात। तो दूसरी स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। और इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन को बनाने के पीछे मोटिव क्या था? मोटिव था कि 1969 में इजराइल के एक मस्जिद पर अटैक हुआ था, आग लगा दी गई थी। उसकी वजह से इस्लामिक नेशंस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो इकट्ठा हुए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की स्थापना की। तो पहली स्टेटमेंट थी ठीक, दूसरी है गलत। तीसरी, इंडिया वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इन फेब 2019। बिल्कुल गलत है। आपने याद रखना है, इंडिया ना तो OIC का पार्ट है और ना ही इसमें ऑब्जर्वर है। डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है।
तो इसकी स्टेटमेंट है सिर्फ पहली वाली ठीक, आंसर होगा वन ओनली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है आपने याद रखनी है। और सुषमा स्वराज जी गई थी लेकिन एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है लेकिन हमें इसका सही से मतलब नहीं पता कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। सबसे पहली चीज़, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो है इंटर गवर्नमेंट बॉडी, ये भी इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, प्लस जो G7 की हमारी कंट्रीज़ है उन्होंने मिलकर एस्टैब्लिश की थी। कब? जब G7 की समिट हुई थी 1989 में। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन काम क्या है? मेन काम है टेररिज्म के रिलेटेड, जो आतंकवाद है उसके रिलेटेड जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो फाइनेंस होता है, इन सभी को रोकना इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये इसका पर्पस था। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट देखते हैं, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर दी मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नहीं, इंडिया इसका मेंबर है लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है गलत, ये स्टेटमेंट है सही। इसके अलावा जो आपने याद रखना है, पुलवामा अटैक हुए थे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसकी काफ़ी निंदा की थी और कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ वो स्टैंड लेंगे, तो इस वजह से भी ये न्यूज़ में रहा। तो दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सेट्स द स्टैंडर्ड एंड प्रमोट effective implementation of legal regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threat। तो यही मैंने आपको बताया, जो मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के रिलेटेड फाइनेंसिंग होती है या और थ्रेट है इंटरनेशनल लेवल पर, उनको रोकना यही इसका काम है। तो पहली स्टेटमेंट है ठीक, दूसरी है सही, तीसरी है गलत। तो सही उन्होंने पूछा था कौन सी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर है। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में क्यों रही? क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद काफ़ी ये न्यूज़ में चर्चा हुई कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो इंडिया पानी यूज़ करता है, जो पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी देता है, वो इंडिया उसको रोक देगा। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली स्टेटमेंट, एज पर द ट्रीटी ब्यास, रावी एंड सतलुज रिवर्स आर गवर्न्ड बाय इंडिया, वेयर एज इंडस, चेनाब एंड झेलम आर गवर्न्ड बाय पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, ब्यास, रावी और सतलुज जो है उसको इंडिया गवर्न करती है और इंडस, चेनाब और झेलम को कौन गवर्न करता है? पाकिस्तान। तो पहली स्टेटमेंट है सही। दूसरी, इंडिया इज अलाउड टू यूज 50% ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस। अब इंडस को गवर्न तो पाकिस्तान करता है लेकिन इंडस निकलती इंडिया से है, इस वजह से ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया उसमें से कुछ पानी यूज कर सकता है, लेकिन वो पानी कितने % है ये क्वेश्चन है। तो क्या वो 50% है? नहीं, इंडिया इंडस का 20% पानी जो है यूज कर सकता है, 50% नहीं। तो पहली स्टेटमेंट है सही, दूसरी है गलत। तीसरी, ट्रीटी प्रोवाइड्स एन आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म टू सॉल्व डिस्प्यूट्स एमिकेबली। बिल्कुल सही है, ये ट्रीटी इसी वजह से जो थी साइन की गई थी कि ये जो पानी की समस्या है इसको फ्रेंडली तरीके से इंडिया और पाकिस्तान सुलझा सके। तो पहली स्टेटमेंट है सही, तीसरी है सही, दूसरी है गलत। उन्होंने पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 3। तो चलिए चलते हैं आगे। थर्मल पावर प्लांट्स रनिंग ऑन कोल आर कंसिडर्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर एमिटेड बाय सच प्लांट। तो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है जो कोयले की मदद से चलते हैं, वो कौन से पोल्यूटेंट्स जो है एमिट करते हैं, इस पर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है। कौन कौन से हैं? ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मल पावर प्लांट जो एमिट करते हैं, आपको याद होने चाहिए। पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मर्करी, सल्फर ऑक्साइड। डायरेक्टली आपको CDS में UPSC ये क्वेश्चन पूछ सकती है, CAPF में भी पूछ सकती है। तो ये चारों आपने ध्यान में रखने हैं।
इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली 8800 करोड़ रुपीस जो है इंडिया इन्वेस्ट करने वाला है। क्यों? ताकि ये जो सल्फर है, सल्फर अमिट होता है, कोयला जो थर्मल पावर प्लांट जो हमारे रन होते हैं कोयले की मदद से, जो सल्फर को उसमें से रिमूव किया जा सके, उसके लिए 8800 करोड़ इंडिया गवर्नमेंट खर्च कर रही है। तो ये सारे प्ल्यूटेंट आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना के दिसंबर में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। सबसे पहले तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर वो कौन थे। तो दिसंबर में अपॉइंट होने के बाद उन्होंने अगले 2 महीने तक यानी कि फेब तक अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे अपॉइंट नहीं किए थे। उसी पर यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी बातें निकल कर आएंगी क्योंकि पॉलिटी की वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15%। बिल्कुल सही है। जो हमारे टोटल लेजिस्लेचर की स्ट्रेंथ होती है उसके 15% लोगों को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो ये कौन सी अमेंडमेंट में कहा गया था? ये थी 91st अमेंडमेंट। तो इसकी वजह से पहली स्टेटमेंट है सही। दूसरी, एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इन अ काउंसिल मस्ट बी 15। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 15 मिनिमम जो है मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। ये जो मिनिमम नंबर है 12, मिनिमम नंबर है 12। तो ये आपने याद रखना है। लेकिन 3 स्टेट ऐसी है जहां पे ये मिनिमम नंबर जो है वो 7 है, 7। वो कौन सी है? वो है गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा, मिजोरम और सिक्किम, यहाँ पे मिनिमम नंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 7 है। बाकी इंडिया की सारी स्टेट में मिनिमम नंबर है 12, ना कि 15। तो इस वजह से दूसरी स्टेटमेंट है गलत, पहली थी ठीक। आगे देखते हैं। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी फॉर्म्ड। अब यही तो दिक्कत है, उन्होंने 2 महीने तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बनाए। तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि क्या चीफ मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना लेने चाहिए 30 दिन के अंदर। ऐसा हमारा संविधान कहता है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो हमारे मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो पूरी तरह से बना दिए जाने चाहिए। ऐसा हमारा संविधान कहता है? नहीं कहता। हमारे संविधान में कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई कि कितनी देर में हमारे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट करना है। तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट है गलत। तो इसी पर इशू चल रहा था कि उन्होंने 2 महीने तक अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किए, तो काफ़ी डिबेटेबल था। तो पहली स्टेटमेंट है सही, दूसरी और तीसरी है गलत। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है उन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 ओनली। तो चलिए चलते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं करंट अफेयर के रिलेटेड। 1 लाइनर। तमिलनाडु पहली स्टेट बन गई है जिसके पास 2 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तमिलनाडु याद रखना है। इसके अलावा सौरभ चौधरी ने भी गोल्ड मेडल जीता था जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 का न्यू दिल्ली में चल रहा है। न्यू दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे एरो इंडिया 2019 ये कहाँ हुआ था एयर शो? ये था बेंगलुरु, ये लंका एयरफोर्स स्टेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरो इंडिया 2019 पर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा अगले CDS में। इसके अलावा साइना नेहवाल ने लगातार दूसरी बार नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। पिछले साल भी इन्होंने ही जीती थी, इस बार फिर से साइना नेहवाल ने जीती है। किसको हराकर? PV सिंधु को हराकर साइना नेहवाल ने ये नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये थे आज के हमारे पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज के लिए विराम लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।